हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की शुरुआत हो चुका है, अभी तक 4 शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो चुका है। तो इसी 4 शिफ्ट के आधारित पर आपकी आने वाले शिफ्ट के लिए इस क्लास में हम लोग पूरे पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह से 4 शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के सवाल पूछे गए, सेम उसी आधारित पर आज की इस क्लास में हम लोग पूरे पेपर के प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप लोग इस क्लास के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आप सभी को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हूबहू वैसे ही प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो इस क्लास में हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपके पेपर में 80 सवाल पूछे आ रहे हैं, ध्यान रखिए केवल 1 ही घंटे का आप सभी का पेपर हो रहे हैं और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है हर एक प्रश्न में, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो टारगेट यही रखिएगा कि आप सभी लोग ये 75 के 75 प्रश्न इसी क्लास में तैयार कर लें। तो जिनका पेपर बाकी है जल्दी से देख लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे भी आपके आने वाले शिफ्ट में। और एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिए कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सभी का शिफ्ट वाइज खत्म हो रहे हैं पेपर, उसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्ट के लिए हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए हम प्रोवाइड करते चलेंगे पूरे एग्जाम तक। तो इसलिए एग्जाम डेट आप जरूर बता दीजिए कि आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 8वीं शताब्दी में निर्मित कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 8वीं शताब्दी में निर्मित कैलाश मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? फरवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक 75वां है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? पहला तो देखिए लिंग भूगोल, बिल्कुल ठीक है भाई। सांस्कृतिक भूगोल, यानी दोनों ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, यानी 1 और 2 दोनों बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? भाई पेपर में तो 2024-25 का डाटा देकर सवाल पूछे आ रहे करंट अफेयर में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो राजकुमार गोयल ने ली थी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए कार्यपालिका से जो न्यायपालिका का पृथक्करण होता है ना, ये भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों और एक ऑफर आपके लिए आ चुका है। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं, तो टेक्स्ट बुक का भाई ग्रांड जो पास सेल है वो ओपन हो चुका आज 28 अप्रैल से लेकर ये ऑफर 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं। और आप जानते हैं ना, टेक्स्ट बुक में 3 मेजर बहुत बड़ा बदलाव हो गए। जैसे पहले पास प्रो होता था, उसके बाद पास प्रो मैक्स होता था और एक पास इलाइट होता था ना, अब वो केवल सिंगल एक कर दिया गया है। यदि आप केवल एक सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, याद रखिए वो तीनों के बदले आप सभी को एक मिल जाएंगे। आप सभी को अलग से, जैसे पहले आप लोग प्लेटफॉर्म फीस देते थे ना, अब आप सभी का 0 प्लेटफॉर्म फीस कर दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आप सभी को सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, सब आप सभी का एक्टिवेट हो जाएगा। जानते हैं इसमें क्या आप सभी को मिलेगा? सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम तैयारी करिए, बैंकिंग का कोई एग्जाम तैयारी करिए, या आप स्टेट या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इसमें आप सभी को भाई मॉक टेस्ट अनलिमिटेड मिलेगा। प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएंगे। आप पूरे पेपर को हल नहीं कर पाएंगे भाई, आप पूरे क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। यदि आप हल कर लिया तो भाई आप किसी भी एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम का आपका टारगेट होने वाले हैं। ठीक है, स्टडी नोट्स आपको अलग से मिलेगा, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आप सभी को मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिलेगा, रैंक का टेस्ट सीरीज आपको एक फील होगा भाई। ठीक है, अब आप सभी को नो प्लेटफॉर्म फीस देना होगा।
अब से आप सभी को जो अमाउंट लिखा रहेगा ना वही अमाउंट देना होगा, अलग से आप सभी को चार्जेस नहीं देना होगा। अब ये भाई सबके लिए हो गया है, जो पहले से टेक्स्ट बुक में टेस्ट को लगा रहे हैं ना वो अपने ऐप को अपडेट कर ले, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया भाई। पहले क्या होता था, जैसे आप सभी का एक पास प्रो होता था उसमें कुछ ही बेनिफिट मिलता था, पास प्रो मैक्स होता था उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता था, जो आपका पास इलाइट होता था उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब तो केवल एक कर दिया गया भाई। तो ये ऑफर अभी आपके लिए और है, इस पे जैसे ये 439 रुपये है ना, इस पर आप कूपन कोड यूज करेंगे, जैसे GUBV12 है, ये कूपन कोड यूज करेंगे ना इसमें और आप सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 12% का ऑफ आपको और मिल जाएगा। तो इससे बढ़िया आपके लिए क्या हो सकता है, तो जल्दी करिए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से परचेज करके अच्छे से अपनी तैयारी करिए। सबसे पहले SSC एग्जाम को क्रैक करिए भाई, इसे आप पढ़ के आपको अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये अनुच्छेद 39 क में वर्णन है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो साथियों पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में किस वर्ष में एक समिति गठन की गई थी? बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए सिफारिशें करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा की अध्यक्षता में किस वर्ष में एक समिति गठन की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1993 में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, इस्पाओ एक योद्धा नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? बताइए, इस्पाओ एक योद्धा नृत्य है, ये किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है? तो भाई लद्दाख में किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, नीति आयोग ने पहला स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किस वर्ष में जारी किया? नीति आयोग ने पहला स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किस वर्ष में जारी किया था? तो 2019 में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, दायमाबाद एक हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? दायमाबाद एक हड़प्पा स्थल है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो साथियों 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा पूरे 20 टीमों ने, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन अधिनियम 2003 क्या प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का जो 91वां संशोधन अधिनियम है जो कि 2003, इसका क्या प्रावधान करता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा ये प्रावधान करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भक्ति आंदोलन परंपरा में अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? भक्ति आंदोलन परंपरा में अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो 12 थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा खेल व्यक्तिगत स्तर पर तथा टीम के साथ दोनों तरह से खेला जा सकता है? कौन सा खेल व्यक्तिगत स्तर पर तथा टीम के साथ दोनों तरह से खेला जा सकता है? तो वो बैडमिंटन खेल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में शुरू हुई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वित्तीय संकट से गुजर रही थी? भाई हमने आप सभी को बताया था ना कि आप सभी को पंचवर्षीय योजना के बेसिक सॉल्व पढ़ लेना है, जनगणना का बेसिक सॉल्व पढ़ लेना है, अनुच्छेद का बेसिक सॉल्व पढ़ लेना है, सारे सॉल्व यही सारे, और शास्त्रीय नृत्य के सभी सॉल्व को पढ़ लेना है भाई। आप सभी को अब आने वाले शिफ्ट के में जिनका भी एग्जाम होने वाले वो बुक और ऑथर के सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पूछे आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरे वित्तीय संकट के साथ गुजर रही थी? तो ध्यान रखिएगा बरहमी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना था जो कि 2012 से लेकर 17 तक चला था। ठीक है,
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत में संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो साथियों भारत में संसद द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2002 में पारित किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परत युग्म गलत तरीके से मिलाया गया है? तो कौन सा वायुमंडलीय परत जो युग्म है गलत तरीके से मिलाया गया है? जैसे मध्यमंडल उल्कायत जलते ठीक है, समताप मंडल ओजोन परत है, बहिर्मंडल मौसम बादल। मौसम बादल तो भाई ये क्षोभ मंडल में आता है, ठीक है, जो मौसम से रिलेटेड होता है ना, मौसम में जो बदलाव होते हैं, मौसम बादल ये सब क्षोभ मंडल में आते हैं, बहिर्मंडल में नहीं आते हैं, तो यही गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तापमंडल उपग्रह कक्षा बिल्कुल ठीक है, तो सी ऑप्शन केवल आपका भाई गलत है, सही कर लीजिए। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? तो साथियों बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 4 अंक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला किस मूल का पहला वंश था? लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला किस मूल का पहला वंश था? तो ध्यान रखिएगा अफगान का था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। हिमालयी क्षेत्र और उससे संबंधित उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता के बीच सही जोड़ी का चयन करिए। हिमालयी क्षेत्र और उससे संबंधित उल्लेखनीय भौगोलिक विशेषता के बीच सही जोड़ी का चयन करना है। लघु हिमालय और बा हिमालय के बीच स्थित घाटियां उसे दून कहते हैं। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर केंद्रीय टावर को क्या कहा जाता है? द्रविड़ मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर केंद्रीय टावर को क्या कहा जाता है? तो विमान कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 50 करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? यू बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो उपांतरण के द्वारा, पारक्रमण के द्वारा, संयुग्मन के द्वारा, यानी ये सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? जैसे गोटीपुआ है, पाइका है, दलखाई है, लेकिन कथकली जो केरल का है ना, ये नहीं है भाई उड़िया संस्कृति का हिस्सा। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। बामनिया छऊ नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? बामनिया छऊ नृत्य महोत्सव ये किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित व समर्थित किया गया था? तो साथियों निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित व समर्थित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और सरदार पटेल जी द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो साथियों गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? तो अग्रहार कहते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? 2008 में ऑरेंज बाउल टूर्नामेंट में अंडर 18 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो यूकी भांबरी बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। 2025 में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते, जिसमें 8 एमी अवार्ड शामिल हैं? बताइए 2025 में 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते जिसमें 8 एमी अवार्ड शामिल हैं? तो वो फिल्म एडोलसेंस थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है?
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का क्या नाम है? तो दिया सलाई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? सभी बताएंगे तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? सभी बताएंगे तो भारत 131 नंबर का था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो क्या था? नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना था? कितने मीटर के वो थ्रो किए थे? तो 88.16 मीटर का थ्रो किए थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नीस में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम यानी SHGBLP किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो साथियों भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 1992 में आरंभ किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा था? बताइए, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? तो पूरे 4 समूह बांटे हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। यक्षगान नृत्य नाटक का लोकप्रिय रूप है। बताइए यक्षगान कहाँ का? ये तो कर्नाटक है। कर्नाटक कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी भारत का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए खेले थे? डेविड वार्नर IPL 2022 में किस टीम के लिए भाई खेले थे? तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? तो एक्स अयुत्या था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। 2025 का फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती? तो साथियों 2025 का फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो प्रणव वेंकटेश ने जीती थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप सभी सवालों का उत्तर याद करते हुए चलिएगा, प्लस आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। हीरो एशिया कप हॉकी 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर किया था? तो साथियों हीरो एशिया कप हॉकी 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर किया था? तो ध्यान रखिएगा राजगीर किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या चुनिए? भाई हिंदी तो सबसे अलग सवाल पूछा जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट उम्मीद नहीं लगाया होगा कि हिंदी भी ऐसे सवाल आ सकते हैं पेपर में। जैसे 4 से 5 साल तक अभी तक SSC GD का पेपर हुआ है, हिंदी सबसे आसान सवाल आते थे भाई जो हम पढ़े हुए थे, लेकिन भाई कल के हिसाब से तो हिंदी ने तो सबका हवा उड़ा दिया। आपने एनालिसिस किया होगा तो कुछ अलग लेवल के सवाल पूछा जा रहा है। SSC भाई गेम खेल रही है भाई, सबके साथ गेम खेलिए। तो अब आज के शिफ्ट में देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे भाई, टेंशन ना लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो गुड़ के विरुद्ध नाम होना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ ये है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। अनुश्रुति का अर्थ क्या है? अनुश्रुति का अर्थ क्या है? तो परंपरा से चली आ रही कथा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन करिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पेड़ पर तोता बैठा है, लड़की ने जोर से हंस दी, सबने यही राय दी। तो सी ऑप्शन ये शुद्ध वाक्य तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर।
अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को। सेवक का विलोम शब्द क्या होगा? सेवक का विलोम शब्द सेव्य होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। आजकल आप कहाँ रहते हैं, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? आप कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। बारात ने शकुन देखकर प्रस्थान किया। भाई शकुन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपशकुन होता है। ठीक है, अपशकुन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा? भाई तुम अपना या स्वयं ने, तो तुम्हारा इसमें गलत है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। तुम अपना सामान खुद उठा लो या तुम स्वयं सामान उठा लो, ये होगा, न कि तुम तुम्हारा सामान उठा लो। तो इस सॉल्व का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को। संध्या का पर्याय निम्न में से कौन सा नहीं है? संध्या का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? तो विभावरी नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी इनमें से? तो एक अनार 100 बीमार होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। सही दिशा में करने से कार्य सिद्ध होते हैं, यानी सही दिशा में उद्यम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। तो उद्यम आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। अपना काम स्वयं करो, वाक्य में रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ध्यान रखिएगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। बेइज्जती करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बेइज्जती करना यानी भाई पगड़ी उछालना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सपना एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और दोनों विपरीत भाव हैं। राग और द्वेष, तो ये बिल्कुल विलोम शब्द बिल्कुल परफेक्ट है भाई, राग और द्वेष का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में अनृत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस एक वाक्य में अनृत शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, सत्य की विजय होती है इसके लिए। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। जो कम जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो इसके लिए एक शब्द स्वेदज होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। आखिर उस आदमी ने अपनी अक्ल लगाकर डिबिया खोल ली, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है? तो बताइए इसमें कौन सा शब्द देशज है? आखिर आदमी अक्ल है डिबिया, तो डिबिया एक देशज शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। मक्खी पर मक्खी करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मक्खी पर मक्खी करना यानी पूरी नकल करना भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो अनन्य नहीं है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सारंग का एक अर्थ नहीं है? सारंग का एक अर्थ नहीं है। जैसे मोर है, कामदेव है, समुद्र है, लेकिन शेषनाग नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पृष्ठ है एक का तत्सम शब्द है भाई। पूरा डिटेल में हमने आपको ये सारे सॉल्व कराया है। अगला सॉल्व देखिए 65 को। खिड़की शब्द है, कैसा भाई खिड़की शब्द है? तो ये देशज शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व देखिए 66 को। रीजनिंग,
रीजनिंग में भाई हम आपको सबसे पहले बता दें, 2 नंबर यदि पक्का करना, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कैलेंडर के सारे सवाल को पढ़ लीजिए। 2 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। पहली बार हुआ कि एसएससी में कैलेंडर के सवाल देखने को मिला है 2026 में। वैसे ज़्यादातर कैलेंडर के सवाल नहीं आते थे भाई, लेकिन अब एसएससी जीडी में शुरुआत हो चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। जैसे नंबरों का श्रृंखला दिया 35, फिर 35, 33, 99, 95, 475, क्या आएगा? तो दोस्त मेरे इसमें लॉजिक जानते हैं क्या लगाया? जैसे 35 से 35 तो मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 35 आ जाएगा भाई। 35 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, 35 से 33 तो इसमें -2 कर दिया है। 33 से 99 यानी 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 जाएगा। 99 से देखिए 95 यानी -4 किया है। अब आप लोग इस 95 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आप सभी का 475 हो जाएगा। लॉजिक देखिए, पहले गुणा 1 फिर -2 गुणा 3 फिर -4 गुणा 5 यानी इस 475 में क्या लॉजिक होगा? -6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा तो माइनस चल ही रहा है। देखिए गुणा माइनस गुणा उसका माइनस होगा। 475 -6 करेंगे तो कितना होगा? 469 आ जाएगा। यानी इस सवाल का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लॉजिक इसमें ये लगाया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। ये सवाल भाई कल के शिफ्ट में एक पूछा था। किसी विशिष्ट कुड़ भाषा में आई एम फाइन को DU CU ZU लिखा जाता है। ही इज फाइन को KU MU DU लिखा जाता है और आई एंड ही को CU TU KU लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त मेरे आप सभी से एंड का कोड पूछा है ना, तो एंड देखिए जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा। तो चेक करिए किसमें एंड है। तो देखिए इसमें एंड है मेरे दोस्त, यानी हमारा कोड इससे मिलेगा। तो देखिए 2 ऐसे होंगे जो कि कॉमन होंगे, उसको काट दीजिए। जैसे देखिए CU चेक करिए कहीं है, देखिए पहले वाले में तो CU ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। TU देखिए कहीं है, TU कहीं नहीं है। और KU देखिए KU इसमें भी है, KU इसमें भी, ये भी कट जाएंगे भाई। यानी बच रहा कौन सा? TU। तो उसी प्रकार एंड का कोड क्या होगा? TU हो जाएंगे। दोस्त मेरे अब यहाँ तक आप सभी क्लियर? 67 के यहाँ से TU आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और देखिए TU कहीं दिया नहीं होगा, हमने आपको बताया जब से सिंगल पूछे तो सबसे पहले देखिए कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल जाएगा। यदि कॉमन नहीं मिला तो भाई एलिमिनेट करना सीख लीजिए, और जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा। एंड देखिए किसी इसी में आई एंड ही में है तो केवल कोड आपका इसी मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा, दूसरे और तीसरे वाले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। एक निश्चित कुड़ भाषा में बंच को 87, क्राउन को 62 लिखा जाता है, तो उसी कुड़ भाषा में ड्राउन के लिए कुड क्या है? दोस्त मेरे जैसे BUNCH, बंच को 87 लिख रहा है ना, इसका कोड करिए B2 U21 होता है। U21 N14 C3 H8, इसको जोड़िए 2 और 21 23, 23 14 37, 37 3 40 48 आ रहा है ये तो। 2 और 21 23, 23 14 37 3 40, 40 8 48, लेकिन हमें तो 87 बनाना है भाई। तो ऐसा काम करिए, ये लॉजिक तो नहीं मैच हुआ। अब इन अक्षरों का अपोजिट करिए। B का अपोजिट क्या होता है? Y होता है। U का अपोजिट क्या होता है भाई? F होता है, आप सभी को मालूम है ना। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है। C का अपोजिट क्या होता है? X होता है। H का अपोजिट कितना होता है भाई? सही बताएंगे तो यस होता है। अब इनका कोड करिए। Y देखिए 25, F 6, M 13, X 24, S 19। अब इनको जोड़िए, देखिए आपका आंसर आ सकता है 87। तो 25 6 31, 31 13 44, 44 और 24 68, 68 और 19 देखिए 87 बन गया। यानी भाई इनके अक्षर का अपोजिट करके कोड किया था। तो इसी प्रकार देखिए आपको दूसरा नहीं चेक करना है भाई, क्राउन को नहीं चेक करना है, क्योंकि टाइम आपका यहीं पे चला जाएगा। 1 ही घंटे का समय मिल रहा है ड्राउन में। अब इसको हल करिए, DRAWN। अब इनके अक्षर का अपोजिट करिए। D का अपोजिट क्या होता है? तो आप कहेंगे W होता है। R का अपोजिट क्या होता है? जैसे R 18 होता है तो इसका उल्टा I होता है। A का Z होता है। W क्या होता है? अभी हमने लिखा था D का W यानी D हो जाएगा। N का M हो जाएगा। जोड़िए इसको, देखिए W 23 I 9, Z 26 D 4 M 13। तो 26 और 30,
9 30 9 39 39 23 39 23 62 62 13 75, तो 75 आएगा। तो ऑप्शन दिया बिल्कुल, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ भाई? तो ऐसे ये सवाल को हल किया है। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित कोड भाषा में 567 को हाई एंड लो, 629 को बिल्डिंग आर हाई और 531 को हॉट एंड शोर के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में लो शब्द का कोड क्या है? तो दोस्त मेरे आप सभी से लो का कोड पूछा है ना, तो देखिए लो किस में है पहले ये चेक कर लीजिए। लो देखिए साथी पहले वाले में है, पहले वाले में लो है, और किसी में देखिए लो नहीं है, आपको कहीं लो नहीं दिखाई दे रहा होगा। यानी हमारा नंबर इसी मिलेगा 567 वाले में, कोई नंबर होगा या 5 होगा या 6 होगा या तो 7 होगा। कॉमन चेक करिए 5 है, देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें, तो कट जाएगा भाई। जिस तरह से हम लोग अक्षरों को हल करते थे सेम वही है। 6 देखिए इसमें 6 और कहीं इसमें है, तो बच रहा कौन 7, तो लो का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित तो 4 अक्षरों में से 3 समूह एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो विषम को चुनिए। यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 एक पैटर्न पे समान होंगे, एक कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा लेकिन एक अलग होगा, तो वही अलग हमें करना है। देखिए पहला ऑप्शन है CFIL, C 3 होता है, F 6 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है। 3 से 6 प्लस 3, 6 से 9 प्लस 3, 9 से 12 प्लस 3, इसमें लॉजिक भाई प्लस 3 का लगा है। बी ऑप्शन देखिए HIJK, H 8 I 9 J 10 K 11, भाई साहब इसमें तो प्लस 1 लगा है ना। अब सी ऑप्शन देखिए NPRT, N 14 P 16 R 18 T 20, तो दोस्त मेरे 14 16 प्लस 2, 16 से 18 प्लस 2, 18 से 20 प्लस 2। डी ऑप्शन देखिए QSTB, Q 17 S 19, 17 से 19 प्लस 2 T 20, तो दोस्त मेरे देखिए ये डी ऑप्शन अलग होगा क्योंकि इसमें देखिए प्लस 2 प्लस 1 कर दिया, लेकिन जो पहला ऑप्शन था सेम पैटर्न में प्लस 3 प्लस 3, फिर बी ऑप्शन देखिए प्लस 1 प्लस 1, सी ऑप्शन देखिए प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, लेकिन भाई डी ऑप्शन आप चेक करिए, क्यों जैसे 17 यस 19 T 20 भी 22, 17 से 19 प्लस 1, 19 से 20, इसमें देखिए 17 से 19 भाई इसमें तो प्लस 2 क्या है, 19 20 इसमें प्लस 1 क्या है, 20 से 22 प्लस 2। देखिए यही बदल गया कि नहीं? नहीं तो भाई जो पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था और तीसरा ऑप्शन सेम नंबर पे थे। प्लस 3 था तो प्लस 3 था, प्लस 2 था तो प्लस 2 था, प्लस 1 था तो प्लस 1 था, कोई भी बदलाव नहीं था, लेकिन इसमें देखिए बदल गया, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? जैसे 10 है, ये समीकरण दिया है, हमें 10 बराबर 10 करना है, तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? ऑप्शन का मदद लेगा। जैसे पहला ऑप्शन 6 और 14 को उठाइए, जहाँ पर 6 होगा वहाँ पे 14 रखना पड़ेगा, जहाँ 14 होगा वहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। देखिए 84 भाग, देखिए पहले 6 है तो 6 की जगह हम 14 रख देंगे, ठीक है, प्लस 16 माइनस 14, 14 नहीं भाई 14 की जगह हमें 6 रखना पड़ेगा। 6 गुणा 2 बराबर 10, इसको हमें हल करके 10 लाना है। 14 का भाग 84 में, 14 छंग 84 प्लस 16 माइनस 6 दूनी 12 बराबर 10, 16 और 6 22, 22 में से 12 घटाइए, देखिए 10 आ जाएगा, तो 10 बराबर 10 आ गया। तो पहला ही ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर हो गया भाई। किसी प्रकार का इस सवाल में आप सभी को डाउट? तो उम्मीद करूँगा भाई किसी प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। ये भी बेस्ट सवाल है, हर शिफ्ट में आ रहे हैं। यदि नेगोशिएट शब्द के सभी अक्षरों को दाएं से बाएं छोर तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? भाई साहब नेगोशिएट है NEGOTIATE, नेगोशिएट है। तो साथियों आपको ना दाएं से बाएं लिखना है, नहीं जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा टी है, डबल टी है इसमें, फिर उसके बाद ओ है, फिर एन है, फिर इससे छोटा कौन है? आई है, फिर जी है, फिर इससे छोटा नेगोशिएट में डबल ई है तो डबल ई आ जाएगा, फिर सबसे छोटा ए है। देखिए एन से टी बदल गया, ई से टी बदल गया, जी से ओ हो गया, ओ से एन हो गया, टी से आई होगा, आई से जी हो गया, ए से ई हो गया, टी से ई हो गया, ई से ए हो गया, यानी सब बदल गए। यानी कोई भी अक्षर अपनी स्थिति को अपरिवर्तित नहीं करें, सब बदल गए, यानी शून्य होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को।
बी एफ एक्स का रिलेशन पी टी एल है, तो यू एच ई का रिलेशन क्या होगा, बी एफ एक्स, इसका कोड है पी टी एल, एक्स 24 एल 12 बी 2 पी 16, तो प्लस 14 इसमें हुआ है, एफ 6 टी 20 प्लस 14 इसमें हुआ है, तो इसमें भी भाई प्लस 14 ही होगा। 24 में आप 14 जोड़ेंगे तो 38, 38 पे एल होता है, जानते हैं ना 27 पे हो जाता है। ए से लेकर जेड तक हमारा क्या होता है भाई, ए बी सी डी होता है, जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं ना वो एस हो जाता है, 27 से 28 बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे 32 पे एफ, ऐसे। तो आप जब ना 38 पे जाएंगे तो एल आपका आ जाएगा, तो इसमें लॉजिक भाई प्लस 14 का लगा है। तो पूछा किसका, यू एच ई का, देखिए यू 21 इसमें प्लस 14 करेंगे, एच 8 प्लस 14 कर देंगे, ई 5 प्लस 14। देखिए भाई जब आप 21 और 14 जोड़ेंगे 35, कई लोग को नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको छोड़िए, जो सिंपल इसको देख लीजिए, 14 8 22, 22 पे कौन आता है, भी आता है, 14 5 19, 19 पे एस, देखिए लास्ट के दो अक्षर भी एस किस में है, भी एस, देखिए भाई साहब, देखिए या तो एच आएगा या तो आई होगा भाई, अभी मैं चेक करना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने 38 पे एल किया था, यानी मेरे दोस्त 38 पे एल, तो 37 पे कौन हो सकता है, के हो जाएगा, के हो जाएगा ना, 36 पे कौन होगा, जे हो जाएगा, 36 पे जे, 35 पे कौन होगा, आई होगा, तो आई भी एस, देखिए डी ऑप्शन क्लियर हो गया। 35 पे कौन आएगा, आई आएगा, सभी को समझ में आया। तो 73 का यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल लिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल लिया जाए तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो 108 गुणा है, गुणा को किस में बदलना है, गुणा को भाग में बदलना है, तो गुणा की जगह भाग रख देंगे। 9 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस को माइनस परस्पर बदलना है। 15 के बाद देखिए माइनस को प्लस में। 17 भाग है तो गुणा में, ये समीकरण बनके तैयार हो चुका है। तो 9 का भाग 108 में देंगे कितना होगा, 9 कम 9 12 9 108 माइनस 15 प्लस 17 दूना 34, ये प्लस 34 है, ये प्लस 12 कितना हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा, माइनस 15 यानी प्लस में 31 आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल आज के सेशन कल करिए। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई साहब 12 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार को 32 वस्तुएं बेचकर, यानी सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 12 है। जब 32 वस्तु बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक सेकंड भाई 32 है, कितने हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस 32 है, तो यहाँ से कास्ट प्राइस कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो प्रॉफिट यहाँ से कितना होगा भाई, प्रॉफिट तो भाई कास्ट प्राइस यहाँ से कितने होंगे, 32 में से 12 घटा देंगे 20 हो जाएगा, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्त मेरे प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 गुणे 20 आपका मल्टीप्लाई 100% नहीं, 12 बड़े 20 यानी 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, 60% होगा भाई। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 60%, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस 32 हो जाएगा, कास्ट प्राइस आपका दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो कास्ट प्राइस कितना होगा, 20 ही होगा ना भाई, 32 में से 12 माइनस करिए 20, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका, कास्ट अपन प्रॉफिट इंटू 100। तो दोस्त मेरे प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपन में कास्ट प्राइस इंटू 100 फॉर्मूला, तो 12 बटे 20 इंटू 100। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो साथियों ये फाइनली पेपर से पहले वो पेपर के सवाल हमने कराए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्त मेरे अब बताइए आप सभी के एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप सभी को किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास आएगी, उसको भी आप ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।